गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था? सर इस डायग्राम के नीचे के ब्लू बॉक्स तक। इस डायग्राम के नीचे ब्लू बॉक्स तक कंप्लीट हो गए थे। डायग्राम लर्न हो गया बिल्कुल तरीके से। यस सर, बस थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है वो ड्रॉ करना, पर इजी है, हो जाएगा अगर ज्यादा प्रैक्टिस करें। हाँ, प्रैक्टिस करना है क्योंकि ये जो डायग्राम है ये चांसेस होते हैं एग्जाम में आने के। और इसके चांसेस जो है बिल्कुल 90% से ज़्यादा है कि आएगा। है ना? रिस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम, बायोलॉजी में ये क्वेश्चन आते हैं। आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसके इतना। अगर हम ये कॉम्प्लिकेटेड ये बाहर का अगर फिगर ना भी बनाए, मतलब ये नहीं बनाएंगे, सिर्फ ये वाला हिस्सा भी बना देंगे ना इतना सा, तो चलेगा। ठीक है, और इसमें इस तरह के ये रिप्स ना भी दिखाएं तो भी चलेगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को, और आज हम लोग इसके आगे से स्टार्ट करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्टिविटी 6.4। एक्टिविटी 6.4 देखो क्या कहता है। एक्टिविटी 6.4, टेक टेक अ डीप ब्रीथ। एक गहरी सांस लो, ऐसा करो, ऐसे। ठीक है। मेजर द साइज ऑफ द चेस्ट विथ अ मेजरिंग टेप। और जिस समय हम सांस लेंगे अंदर उसको होल्ड करेंगे और एक मेजरिंग टेप लेंगे, जिससे जो फीता होता है ना, जिससे कपड़े नापते हैं, उसको ऐसे लगा करके उसको छाते से और उसको नापेंगे, देखेंगे और उसको रिकॉर्ड कर लेना है। ठीक है, कि हमारा कितना इंच हो रहा है या कितना सेंटीमीटर हो रहा है। एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 6.2। और 6.2 एक टेबल होगा नीचे, उसमें उसको लिख लेना है। मेजर द साइज ऑफ द चेस्ट अगेन व्हेन एक्सपेंडेड एंड इंडिकेट विच क्लासमेट शोज द मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑफ द चेस्ट। ठीक है, जब एक्सपेंड हो जाए, पहले तो ऐसे बिना सांस लिए, खाली सांस मतलब कि सांस छोड़ने के बाद देखेंगे कि इसका साइज क्या हो रहा है, और फिर क्या करेंगे, सांस लेंगे, तेज 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 सांस लेंगे और अंदर होल्ड करेंगे, और उस समय तो देखेंगे हमारा सीना कितना फूल रहा है। और इसी तरह से सिर्फ अपना ही नहीं, अपने साथ में अपने क्लासमेट्स के भी करने हैं, और देखना है किसका सबसे ज्यादा एक्सपेंड करता है। वी कैन अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग बाय अ सिंपल मॉडल। यहाँ पर देखो एक सिंपल मॉडल है। एयर इज इन एयर इज ड्रॉन इन, जब हवा अंदर की तरफ जाता है तो ये रिप्स क्या हो जाते हैं, मूव आउट, बाहर की तरफ निकलता है, मतलब ये फैल जाता है। और ये जो डायफ्राग्राम है ये क्या हो जाता है, ये नीचे की तरफ, ठीक है, मूव करता है जब इनहेल करते हैं, जब सांस हम लेते हैं अंदर की तरफ करते हैं। सेम उसी तरह से जब हम एक्सहेल करते हैं, जब छोड़ते हैं, तो ये जो है पूरा रिप्स जो है अपने जगह पर लौट आता है, मतलब वो सिकुड़ जाता है और हवा जो है बाहर की तरफ निकलता है। और इस तरह इस समय जो है जो डायफ्राम है ये फिर से अपने पोजीशन पर, जो उसका पोजीशन है उस पोजीशन पर आ जाता है। तो यहाँ पर ये टेबल है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ ब्रीदिंग ऑफ द चेस्ट साइज ऑफ द सम क्लासमेट। कुछ क्लासमेट के चेस्ट साइज यहाँ पर लेना है, नाम लिखना है सबसे पहले, जैसे कि सोनाक्षी, यहाँ पे लिखा। ड्यूरिंग इनहेलेशन, जब हम श्वास लेते हैं उस समय लिखने हैं, जैसे मान के चलो कि इस समय हमने नापा तो हमारा जो है 25 इंच आ रहा है, मान लेते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग एक्सेलेशन जब हमने मापा तो इस समय हमारा 23 आ रहा है, 23 इंच आ रहा है। ठीक है, तो डिफरेंस कितना हो रहा है, 2 इंच का हो रहा है। तो ये 2 इंच क्या हो रहा है कि जब हम एयर अंदर ले रहे हैं तो 2 इंच हमारा जो है चेस्ट क्या हो जा रहा है, वो ग्रो कर रहा है, फूल जा रहा है, बूम कर जा रहा है ना? इसी तरह से दूसरे का भी लिखेंगे। ठीक है, जो भी नाम है, कुछ भी नाम, एक्स वाई जेड, और सबका जो इस तरह से यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? यस सर। यस सर, क्या समझ में आया? सर मतलब इसमें समझ में आया हम्म। कि जब भी हम सांस लेते हैं, इनहेशन, हम्म। उसमें जो हमारा रिब्स होता है वो मूव अप करता है हम्म। आउटवर्ड डायरेक्शन में, और जो डायाफ्रेगम ऐसा कुछ था हम्म। वो डाउन मूव्स डाउन। ठीक है, बिल्कुल सही। और हम्म। एक्सहेलेशन में क्या होता है कि जो रिब्स होते हैं वो हम्म। मूव डाउन करते हैं, हम्म। और जो डायाफ्रेगम होता है वो मूव मतलब वो ऊपर की तरफ जाता है। हाँ, वो जब फिर से अपने नेचुरल पोजीशन पर आ जाता है ना, जो नेचुरल यस पोजीशन सर। है उस पोजीशन पे आ जाता है। ठीक है।
यस सर। ये हमारा ये इसी मैकेनिज्म से हम क्या करते हैं, इनहेल और एक्सेल करते हैं, मतलब रिस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं और सांस को छोड़ते हैं। यही एक मेथड है जिस मेथड से ये सारा होता है। अब एक्टिविटी 6.5 एक एक्टिविटी और है, इस एक्टिविटी को भी समझने की कोशिश करते हैं। क्या कर रहा है, टेक अ वाइड प्लास्टिक बोतल, एक बहुत बड़ा जो है प्लास्टिक का बोतल ले लो, रिमूव द बॉटम, उसके बॉटम को जो है रिमूव कर दो, नीचे से हटा दो। गेट अ वाई शेप्ड ग्लास और प्लास्टिक ट्यूब, एक वाई शेप का इस तरह का ग्लास या प्लास्टिक ट्यूब ले लेना है। मेक ए होल इन द लीड सो दैट द ट्यूब में पास थ्रू इट, और उसके जो बोतल लेंगे, देखो कहाँ पर ले रखा है, पहले उसको देख लो, यहाँ पे ये देखो इस तरह का ये बोतल है ना। इस बोतल में क्या करना है, इस तरह का ये बोतल है ना, इस बोतल में इस तरह से ये हमें बना लेना है, ये वाला चीज इस तरह का फिगर बना लेना है। तो चलो ये वाला यहाँ पे समझते हैं। अब फिगर हमने देख लिया, ठीक है। ये अब जैसे हमने ये बोतल लिया, समझो अब ये हमने क्या किया, एक बोतल लिया, ये बोतल है, ठीक है। यहाँ बोतल के नीचे से ये काट करके हटा देंगे, और इसके ऊपर जो है हमने एक ऐसे लेना है, और यहाँ से जो है इस तरह का एक वाई शेप ट्यूब ले लेना है। वाई शेप ट्यूब मतलब ट्यूब का जो दो हिस्सा नीचे नीचे की तरफ जाएगा, और एक हिस्सा ऊपर इस बोतल से बाहर की तरफ यहाँ पे निकाल लेंगे, और यहाँ पे बिल्कुल पैक कर देंगे, सील कर देंगे। मतलब इधर से जो एयर है वो सिर्फ इस पाइप के द्वारा ही इन मतलब कि अंदर की तरफ जाना चाहिए, बाकी पूरे को पूरे कॉक से जो क्या करेंगे, बिल्कुल बंद कर देंगे। और अब यहाँ पर इस जगह पर क्या करना है, देखो ये क्या कह रहा है, कर दो बैलून लगाने कहेगा, तो कहाँ है, मेक अ होल इन द लीड, इस लीड में ढक्कन में क्या करना है, होल बनाना है, जिससे कि ट्यूब पास हो जाए टू द फ्रॉक्ट एंड, जिधर के तरफ ये मतलब कि ये इस तरह का एंड है, इसको अंदर के तरफ रखना है, और इस पे दो डिफ्लेटेड बैलून, मतलब कि बिना फुला हुआ गुब्बारा, मतलब कि पचका हुआ गुब्बारा इसके ऊपर जो है ऐसे लगा देना है, दो गुब्बारे यहाँ पे बांध देना है। इंट्रोड्यूस द ट्यूब इनटू द बोतल एज शोन इन फिगर 6.7, हमने देख लिया ये इसी तरह का फिगर बनेगा, ठीक है। नाउ कैप द बोतल, उसके बाद क्या, बोतल का ढक्कन बंद कर लो, सील इट एंड मेक इट ऑल एयर टाइट, ये इतना मतलब कि एयर टाइट बना देना, हवा इसमें किसी तरह से नहीं घुसे। टू द ओपन बेस, जो बेस ओपन था यहाँ पर खुला हुआ था, यहाँ पर क्या करना है, टाई अ थिन रबर और प्लास्टिक सीट यूजिंग ए लार्ज रबर बैंड, यहाँ पर एक प्लास्टिक सीट या फिर यहाँ पर बैलून दूसरा भी हम इस जगह लगा सकते हैं, कुछ भी इस तरह से लगा देना है जो कि इधर से भी बिल्कुल टाइट हो जाए, इधर से भी हवा अंदर की तरफ ना जाए, लेकिन ये फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, मतलब ये ऐसे ऐसे फुल पचक सके, मतलब उसमें खींचे तो खिंचा सके, ऐसा ले लेना है। तो और इसको रबर बैंड से बिल्कुल टाइटली पैक कर देंगे। अब यहाँ पर देखो, टू अंडरस्टैंड द एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स, लंग्स के एक्सपेंशन को समझने के लिए पुल द रबर सीट फ्रॉम द बेस डाउनवर्ड एंड वॉच द बैलून नेक्स्ट। अब यहाँ से क्या करना है, ये जो रबर बैंड है यहाँ पे दिख रहा होगा फिगर, इस फिगर में देखो ये जो हमने यहाँ पे रबर बैंड ऐसे लगा रखा था, अब ये जो हमने यहाँ पे नीचे रबर लगा रखा है ये वाला, है ना, या फिर बैलून जो भी लगा रखा है, इसको नीचे की तरफ तुम खींचो, जैसे तुम नीचे की तरफ खींचेगी इसको, डाउनवर्ड खींचेगी यहाँ से, तो क्या होगा, ये जो अंदर गुब्बारे हमने यहाँ पे बांध रखे थे, ये गुब्बारा क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, जबकि हमने इधर से अभी एयर डाला नहीं है, हमने इधर से एयर ऐसे फूका नहीं है, ऐसे फूक करके हमने इसको नहीं फुलाया, हमने क्या किया, नीचे से इसको अपने तरफ खींचा। जब अपने तरफ हम इसको खींचते हैं तो क्या हो जाता है कि जब यहाँ पे खींचेंगे तो इस जगह पे स्पेस बनेगा, तो इस स्पेस को भरने के लिए यहाँ से हवा अंदर जाएगा, और हवा को जाने के लिए बस यही एक पाइप है, यहाँ से इसी पाइप से अंदर की तरफ हवा जा सकती है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, और उसके दोनों एंड पे क्या है, यहाँ पर बैलून लगे हुए हैं, तो ये बैलून क्या होगा, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, फुल जाएगा, ठीक है। और फिर जैसे हम इसको छोड़ेंगे, ठीक है, तो हम देखेंगे ये क्या हो जाता है, ऐसे सिकुड़ जाता है, देख लो, प्लास्टिक बोतल, बैलून और रबर सीट, ये जो यहाँ पे लगाया ऐसे, ये रबर सीट है। तो इसी तरह से ना जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, तो एक्चुअली हम इधर से तो कोई फोर्स लगा नहीं रहे होते हैं, इधर से तो हवा को कोई चीज से पंप नहीं कर रहे होते हैं, तो हवा हमारे अंदर कैसे जाता है, जो डायफ्राम है यहाँ पर अंदर में, वो क्या होता है, जब वो ऐसे नीचे की तरफ जाता है
तो हमारे यहाँ पे लंग्स को क्या होता है, वहां पे खिंचाव महसूस होती है और उस खिंचाव के कारण से वहां पे स्पेस बनता है, और स्पेस बनने के कारण से अब उसको भरने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, तो नाक से हवा ऑटोमेटिक उसके अंदर चला जाता है, और वहां पे जो छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं वो हवा से फुल फुल फिल हो जाता है। और फिर जैसे वो डायफ्राम जो है वो अपने ऊपर की तरफ आता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो एयर है वो फिर उससे नाक से बाहर निकल आता है। तो उसी सिस्टम पे यहाँ पर ये काम कर रहा होता है। ठीक है, अब देखो लिखा है पुश द रबर प्लास्टिक सीट अप। अब उसको पुश ऊपर की तरफ पुश करो, तो तुम क्या देखते हो, बैलून में तुम ऑब्जर्व करो क्या हो रहा है, बैलून सिकुड़ जा रहा है ना। डिड यू सी एनी चेंजेस इन द बैलून, है ना, बैलून में कुछ चेंजेस तुमको दिख रहे हैं। जब हमने नीचे की तरफ खींचा था, ठीक है, तो बैलून फूल रहे थे, जब हमने ऊपर की तरफ पुश किया तो क्या हो रहा है, बैलून से हवा निकल गया और ये सिकुड़ गया। व्हाट डू द बैलून इन दिस मॉडल रिप्रेजेंट। अब इस मॉडल में जो बैलून है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे लंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट व्हाट डज द रबर सीट रिप्रेजेंट, और रबर सीट क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, डायफ्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला है ना, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये देखो जब ये मूव्स डाउन, ये जब नीचे की तरफ डाउन हो रहा था तो यहाँ पे स्पेस बन रहे थे और एयर इसके अंदर आ जा रहा था और ये पूरा फैल रहा था। जब इधर की तरफ से ये पुश हुआ, है ना, जब ये पुल हो रहा था, खींच रहे थे, तो ये फैल रहा था, जब हम इसको पुश कर रहे हैं तो ये सिकुड़ रहा है। इसी वाले फंक्शन पे यहाँ पर यही वाला चीज यहाँ पे हम चूंकि अपने फेफड़े को तो बाहर निकाल के प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो इसके लिए ये तो ये समझ के चलो कि हमारे पास एक आर्टिफिशियल फेफड़ा है, आर्टिफिशियल लंग्स है, और इसको हमने यहाँ पर इस तरह से प्रैक्टिकल करके देखा। ठीक है, समझ में आया कुछ इसमें? यस सर। क्या? सर इसमें समझ आया कि ये मॉडल हमें दिखाया है वो हमें मतलब ये इट्स लाइक अ मॉडल ऑफ आर्टिफिशियल ब्रीदिंग। इसमें क्या समझ में आता है कि जो भी रबर था जब हमने उसे नीचे ऐसे खींचा तो जो बैलून्स थे उसमें वो फूला, बट जब हमने उसमें मतलब वो रबर बैंड को जब हमने छोड़ा तो वो बैलून्स जो थे वो वापस से सिकुड़ गए। बिल्कुल, इसी 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 मॉडल के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारा लंग्स भी फंक्शन काम करता करते हैं। है ना, हमारा जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है वो काम करता है। करते ठीक हैं। है, और यहाँ पे ये जो मतलब ये बैलून जो है ये हमारे लंग्स को यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, और ये वाला जो यहाँ पे ये रबर सीट है, ये रबर सीट हमारे किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, वो हमारे इस डायफ्राम को जो है ना, ये जो है हमारे पास, डायग्राम। हाँ, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि वही जब नीचे की तरफ खींचता है तो हमारे लंग्स में एयर इन करता है, और जब वही सिकुड़ता है मतलब ऊपर की तरफ जाता है, मूव्स बैक होता है, तो वो क्या होता है, वो एक्सहेल हो जाता है, मतलब कि इनहेल और एक्सहेल इस तरह से हमारे शरीर के अंदर होते हैं। चलो अब क्वेश्चन आता है, व्हाट डू वी ब्रीद आउट। हम लोग क्या श्वास में बाहर निकालते हैं? ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब उसी चीज को कैसे प्रूव करेंगे कि जो निकला वो कार्बन डाइऑक्साइड है? ठीक है, क्योंकि जो हम इनहेल कर रहे हैं वो तो ऑक्सीजन है, वो अगर ऑक्सीजन नहीं होता, ठीक है, तो हमारे शरीर के अंदर कोई फंक्शन नहीं होता, क्योंकि हम जानते हैं कि कहीं पर भी कुछ भी जलाना हो, इफ यू वांट टू बर्न एनीथिंग, है ना, कोई भी चीज अगर हम जलाना चाहते हैं तो वो बिना ऑक्सीजन के तो जलेगा नहीं। इट मीन्स विदाउट ऑक्सीजन तो एनर्जी प्रोड्यूस होगा नहीं। ठीक है, तो हम अपने शरीर के अंदर जो हमने खाना खाया होता है उससे जो ग्लूकोज बनता है वही क्या होता है, हमारे सेल्स के अंदर एक सेल्स ऑर्गेनल्स होता है जिसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो क्या होता है कि उस वो जो ग्लूकोज है वो बर्न आउट होता है, और वहां पे जब बर्न होगा, कोई भी चीज हम जलाते हैं, जैसे हम कागज जलाएंगे, ठीक है, तो कागज जब जलाएंगे तो जलाते समय तो ऑक्सीजन चाहिए होगा, लेकिन जब जलेगा तो जलने के बाद क्या प्रोड्यूस होगा, प्रोड्यूस होगा कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ वेस्ट मटेरियल जैसे राख, यही होगा ना। तो हम यहाँ पर हमारे सेल्स के अंदर भी वही होता है कि कुछ क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, बाकी कुछ वेस्ट मटेरियल बनते हैं। तो वेस्ट मटेरियल हम कैसे निकालते हैं तुम्हें पता है, वेस्ट मटेरियल हम यूरिन के द्वारा निकाल देते हैं। ठीक है, जो सेल्स के अंदर वेस्ट मटेरियल बनता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ।
जो पेट के अंदर जब खाना पचा रहे होते हैं उस समय जो वेस्ट मटेरियल बनता है उसको तो हम एनस के द्वारा बाहर निकालते हैं सुबह सुबह, ठीक है। लेकिन जो हमारे ब्लड ब्लड में जब वो ग्लूकोज चला गया और वो ग्लूकोज बन करके मतलब हमारे फूड चले गया और वो सेल्स के अंदर जाता है, और सेल्स के अंदर जब वो वहां पे उससे एनर्जी निकाल लिया जाता है, जब वो बर्न करता है, ठीक है, जब वो क्या कहते हैं मतलब हम उस एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं, तो उस कंडीशन में वहां पे क्या होता है, सबसे पहले तो कोई भी चीज बर्न करेगा तो क्या क्या निकलेगा, जैसे तुम का घर में कागज जलाओ, उससे क्या क्या प्रोड्यूस होगा जरा बताओ। सर क्या एक बार क्वेश्चन रिपीट करो। जैसे मान के चलो हम पेपर का एक पीस लेते हैं और उसमें आग लगा देते हैं माचिस के तिल्ली से, तो क्या हम्म। क्या प्रोड्यूस होगा, आग लगाने के बाद क्या क्या प्रोड्यूस होगा। सर पहले तो उधर से आग निकलेगी, आग और निकलेगी, दूसरा जब हम उसको ऐसे बुझाएंगे उससे राख निकलती है। ठीक है। तो हमने देखा कि उसमें क्या हो जा रहा है कि आग निकल रहा है और राख निकल रहा है और कुछ निकल रहा है, सर मैंने कभी नोटिस नहीं किया और कुछ नोटिस निकल। करना। ठीक है, तो सबसे पहले तो उसमें धुआं निकलेगा जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यस सर। उसके बाद जो आग है वो आग क्या कर रहा है, हीट हीट प्रोड्यूस कर रहा है, गर्मी प्रोड्यूस कर रहा है ना। तो उसको जब तुम ऐसे फील करेगी तो तुमको गरम गरम महसूस होगा, तो मतलब वहां पे हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस हो रहा है, और साथ में कुछ वेस्ट मटेरियल जो राख के रूप में हमें मिल जा रहे हैं। तो जब हमारे शरीर के अंदर में ये सारे चीजें मतलब कि हमारे शरीर में जब ग्लूकोज बर्न कर रहा होगा ऑक्सीजन से, तो उस समय क्या होगा, वहां पर भी ये तीन चीज प्रोड्यूस हो रहे होंगे। हीट, तो हम कैसे कहेंगे कि हाँ हमारे शरीर में हीट प्रोड्यूस हो रहा है, उसका जीता जागता सच वो है कि हमारे शरीर का टेम्परेचर हमेशा एक निश्चित टेम्परेचर बना रहता है ना, जो कि कितना होता है 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये टेम्परेचर हमारे शरीर में बना रहता है। आखिर ये टेम्परेचर, ये गर्मी कहाँ से आ रही है, ये गर्मी उसी के कारण से आ रहा है, नहीं तो हमारा शरीर गर्म कैसे रहेगा, गर्म होने का कोई चांस ही नहीं है। तो प्रत्येक सेल्स के अंदर में ये एक्टिविटीज हो रही है, तो प्रत्येक सेल गर्म है, तो हम अपने शरीर में कुछ भी टच कर रहे हैं तो सेल्स को ही तो टच कर रहे हैं, तो सेल्स क्या होता है, हमें गर्म महसूस होता है, ठीक है। ऐसे तो पता नहीं चलेगा क्योंकि ये हाथ का भी सेल्स उतना ही गर्म है जितना इस वाले हाथ का सेल्स गर्म है। तो हम यहाँ पे थर्मामीटर जब लगाते हैं तो थर्मामीटर में क्या हो जाता है, टेम्परेचर ऊपर की तरफ जाता है, उससे हम कह सकते हैं कि हीट तो प्रोड्यूस हो रहा है। दूसरा एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, एनर्जी जिसके कारण से हम बोल पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, या कुछ भी दुनिया के तमाम काम जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं, चाहे वो मतलब कि हम खुद से कर रहे हैं या फिर वो अपने आप शरीर के अंदर हो रहा हो। जैसे शरीर के अंदर अपने आप कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है, जैसे खाना पचना, ये अपने आप एक्टिविटीज है। सांस लेना ये ऑटोमेटिक एक्टिविटीज है, जैसे कि हार्ट पंप करता है, ये ऑटोमेटिक एक्टिविटीज है। हम देखते हैं, ये ऑटोमेटिक एक्टिविटीज है। आंख अगर खुली रहेगी तो हम कुछ ना कुछ देखेंगे ही देखेंगे, है ना। आंख खुला है, तुम कहो क्या आंख खोलकर हम कुछ नहीं देखेंगे, ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं है। तो हम अगर कुछ देख रहे हैं तो क्या उसको देखने में भी हमारी एनर्जी यूज हो रही होती है, और हम क्या है ना कि अगर नहीं खाएंगे तो बिना खाए क्या होगा, हम बहुत देर तक देख भी नहीं पाएंगे, हम आंख के पलक को खुला भी नहीं रख पाएंगे, क्योंकि देखने में जो एनर्जी यूज हो रहा है वो एनर्जी भी हमें खाना से ही मिलता है। उसी तरह से हम सुन पाते हैं ना, सुनने के लिए भी हमें मतलब कि ये नहीं कि हमने हमारे कान खुले हैं हम कहेंगे आज हम नहीं सुनने वाले हैं, आज मेरा मूड सुनने का नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वो ऑटोमेटिक होगा। तो ये सारे एक्टिविटीज होते रहते हैं, या फिर कुछ एक्टिविटीज हम करते हैं, जैसे हम पढ़ाई करते हैं, खाना खाते हैं, दौड़ते हैं, चलते हैं, सोते हैं, गाना गाते हैं, कुछ भी करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फिजिकल एक्टिविटीज जो कि हम खुद से करते हैं, ठीक है। तो ये कोई भी एक्टिविटी होगा, इन एक्टिविटीज को करने के लिए जो एनर्जी है वो एनर्जी वहां पे प्रोड्यूस हो रहा है। इसके बाद वहां पे कुछ वेस्ट मटेरियल भी प्रोड्यूस हो रहा होगा, और जो वेस्ट मटेरियल है वो क्या हो जाता है, वो ब्लड में मिक्स हो जाता है, और वो जो वेस्ट मटेरियल वाला ब्लड है मतलब जिसमें वो गंदा ब्लड जो है वो फिर से चले जाता है कहाँ, चलते 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 किडनी के पास जाता है, और किडनी उसको रिफाइन करता है, उसको क्या करता है, प्योर करता है, उसमें से जो वेस्ट मटेरियल है उसको छान लेता है। किडनी एक तरह का फिल्टर है हमारे शरीर में, जो कि ब्लड को क्या कर रहा होता है, प्यूरिफाई कर रहा होता है। ब्लड में जो भी वेस्ट मटेरियल है, जो भी गंदगी है, आखिर वो गंदगी आया कहाँ से, गंदगी तो आया वो जो सेल में जब हमारा जो है ग्लूकोज बर्न हुआ, जब हमारा फूड बर्न हुआ, या फूड जब वहां पे प्रोसेस्ड हुआ उस समय। तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि वहां पे जो वेस्ट मटेरियल बना था वो किडनी में आकर फिल्टर होता है, और वो फिल्टर होने के बाद जो प्योर ब्लड है वो फिर से क्या हो जाता है, लंग्स के पास चले जाता है, और लंग्स में फिर उसमें ऑक्सीजन मिलता है, और वो हार्ट में जाता है, और हार्ट उसको पंप करके फिर से पूरे शरीर में डाल देता है।
अब देखो जब वहां पे किडनी में जब वो फिल्टर हुआ तो फिल्टर होने के बाद क्या वेस्ट मटेरियल वाला जो है उसके साथ वो कुछ पानी भी मिक्स रहता है, ठीक है, और वो पानी के साथ जो है वो यूनरी ब्लड में जो है ब्लड सॉरी यूनरी ब्लडर में जो है वो जाकर के जो है स्टोर हो जाता है, और वहां पे स्टोर होने के बाद वो क्या होता है, थोड़ी देर के बाद वो जब उसका कैपेसिटी फुल हो जाता है तो हमें महसूस होता है कि हमें वॉशरूम जाना चाहिए, सुसु सा महसूस होता है, फिर हम जाते हैं और वो करते हैं। अगर तुमने देखा होगा कि जिस दिन तुम कम पानी पी लेती है उस दिन तुम्हारे जो यूरिन का जो कलर है वो येलो येलो सा हो जाता है, इसका मतलब उसमें ब्लड के कुछ मात्रा हमें मिक्स हो जाते हैं, इसी कारण से पानी का कलर येलो येलो सा रह जाता है। लेकिन जिस दिन हम ज्यादा पानी पीते हैं या फिर जितना पानी पीना चाहिए, ठीक है, उतना पानी पी लेते हैं तो हमारा जो ब्लड का यूरिन का कलर है वो व्हाइट व्हाइट सा रहता है, ठीक है। तुमने ये भी महसूस किया होगा जिस दिन हम कम पानी पीते हैं और तो यूरिन में क्या हो जाता है ना, जलन जलन सी महसूस होती है, ठीक है। जिस दिन हम नेचुरल पानी पीते हैं या नॉर्मल पानी पीते हैं या पानी ज्यादा पी लेते हैं उस दिन बिल्कुल सारा चीज सही रहता है। इसीलिए कहा भी जाता है कि हमें रोज पानी निश्चित अमाउंट में पीना चाहिए, ठीक है, कम से कम 4 से 6 लीटर, है ना, रोज इतना पानी हमें पीना ही पीना चाहिए, ठीक है, चाहे वो ठंडी हो, गर्मी हो या बरसात हो। गर्मी के दिन में थोड़ा और ज्यादा पानी पीना चाहिए क्योंकि गर्मी में क्या होता है, पसीने भी निकलते हैं और पसीने से भी पानी बाहर निकलता रहता है, तो इसलिए ज्यादा पानी की जरूरत होती है। ठंडे में कम से कम 4 से 6 लीटर पीना चाहिए, गर्मी में और थोड़ा ज्यादा पीना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारा फंक्शन होता रहता है। तो अब यहाँ पर बात है कि व्हाट डू वी ब्रीद आउट। तो अभी हमने देखा कि जब हमने कागज में आग लगाया था तो वहां पे क्या निकला था, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर भी जब वो सेल्स के अंदर में इतने सारे चीज निकले तो उसमें जो गैसियस पार्टिकल था, ठीक है, वो जो बना वहां पे वो क्या बना, देखो जो 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 वेस्ट मटेरियल थे उसमें से एक गैसियस वेस्ट मटेरियल बना और एक जो है इस तरह का लिक्विड या फिर ठोस जो भी बना होगा, ठीक है, वो कहाँ, वो तो ब्लड में मिल गया, लेकिन जो गैस था वो भी क्या होता, उसी ब्लड के द्वारा वो ब्लड क्या करता है, उस गैस को भी, कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करता हुआ लाता है और उसको लंग्स तक पहुंचाता है। और लंग्स में जैसे फिर से वो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स रहता है वो वाला ब्लड जब जाता है तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में रिलीज होता है, ठीक है, और रिलीज होने के बाद वो नाक से बाहर निकल के आ जाता है। और उसी समय सेम टाइम में जो हमने दूसरे बार जैसे हमने छोड़ा श्वास और दूसरे बार में हमने श्वास लिया, वो जो हमने श्वास लिया उस वाले में जो ऑक्सीजन है फिर उसी वाले ब्लड में क्या होता है, मिक्स होता है, ठीक है। तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया ब्लड से और ऑक्सीजन उसी वाले ब्लड में मिक्स हो गया, और मिक्स होने के बाद वो जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो कहाँ पे पहुंच गया, वो पहुंच गया हार्ट्स में, और हार्ट में जैसे पहुंचेगा हार्ट उसको पंप करेगा और पंप करने के बाद जो है वो पूरे शरीर में पहुंचा देगा। किससे, आर्टरीज से, है ना। देखो हमारे शरीर में दो तरह के खून पहुंचाने के यंत्र होते हैं, एक जो तुम ऐसे देखती है ना, ऊपर से ऐसे देखो ना तो तुमको ग्रीन ग्रीन सा दिखेगा, ठीक है, इसमें जो है ना प्योर ब्लड नहीं रन कर रहे होते हैं, इसमें इम्प्योर ब्लड रन कर रहे होते हैं, ठीक है। इसमें जो ब्लड है वो कैसा है, मतलब कि वो जो सेल से निकलने के बाद वाला ब्लड है, इसमें और कार्बन डाइऑक्साइड भी मिला हुआ है, इसमें वेस्ट मटेरियल भी मिला हुआ है, ठीक है। लेकिन तुम यहाँ पर ऐसे इस जगह पे टच करो तुमको नीचे ना एक ऐसे ऐसे करता हुआ स्पंदन करता हुआ, मतलब कि वाइब्रेट करता हुआ ना एक महसूस होगा, तो उसको हम लोग आर्टरीज कहते हैं। तो उसके अंदर मतलब कि जो है उसके अंदर प्योर ब्लड जा रहा होता है और वो प्योर ब्लड वो सीधा लंग से सॉरी हार्ट से पहुंच रहा होता है, हार्ट जो पंप करता है उसके अंदर आ रहा होता है ब्लड, और वो वाला ब्लड फिर प्रत्येक सेल्स ईच सेल्स के अंदर जा रहे होते हैं। तो ये एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस चलता रहता है। तो चलो अब इस वाले प्रोसेस को यहाँ पर शॉर्ट में होगा तो उस चीज को जरा हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमारा बुक क्या कहना चाहता है। कह रहा है टेक अ सिलेंडर, एक एक्टिविटीज करने के लिए कह रहा है कि एक सिलेंडर ले लो, क्लीन टेस्ट ट्यूब और अ ग्लास प्लास्टिक बोतल। सिलेंडर लेना है, एक साफ सुथरा टेस्ट ट्यूब ले लेना है और एक ग्लास या प्लास्टिक का बोतल ले लेना है। मेक ए होल इन इट्स लिड एंड फिक्स इट ऑन द टॉप ऑफ fix it on the bottle. Pour some freshly prepared lime water in the test tube. The hole in the lid, ये इसका फिगर 6.8 फिगर पहले देखो, यहाँ पे देखेंगे तो समझ में आएगा। ये देखो 6.8 ये फिगर है हमारे पास, ये हमारे पास ये वाला टेस्ट ट्यूब है, ये जो दे रखा है ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब है। ये स्ट्रॉ यहाँ पे लेना है,
ठीक है। और यहाँ पे इसमें जो है ये कुछ लाइम वाटर ले लेना है, लाइम वाटर इसके अंदर डाल लेना है, ठीक है। और इसके बाद देखो इसमें क्या करना है कि मुंह से फूंक मारने हैं। तो मुंह से जब हम फूंक मारेंगे तो लाइम वाटर के अंदर जो एयर जा रहा है वो हमारे जो लंग से निकलने वाला एयर है वही वाला वहां पर पहुंच रहा है। देखो जब वो वहां पहुंचेगा तो क्या होने वाला है, कह रहा है कि अब जो स्ट्रॉ था उस वाले स्ट्रॉ से क्या करना है, हवा उसके अंदर डालना है फ्यू टाइम्स, मतलब 2-3 बार। इज देयर अ चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ लाइम वाटर, जो चूने का पानी है, लाइम वाटर का मतलब होता है चूना का पानी, चूना देख रखा है ना तुमने? सर नहीं देखा। चूना नहीं देखा? घर में जो सफेदी करते हैं ना, सफेदी आजकल तो डिस्टेम्पर से होता है, पहले व्हाइट कलर से होता था, ठीक है। जो व्हाइट कलर का होता था, लाइम होता था, चूना होता था, ठीक है, उससे करते थे। आजकल लोग उसको जो पान खाते हैं ना तो पान के ऊपर सबसे पहले क्या करते हैं ना, चूना लगाते हैं। या फिर जो लोग तंबाकू खाते हैं ना तो तंबाकू में भी चूना मिलाकर खाते हैं। वो व्हाइट कलर का एक मटेरियल होता है, बिल्कुल प्योर व्हाइट, ठीक है। सर वो अनहेल्दी नहीं होता? अनहेल्दी, ऐसे देखो सिर्फ लाइम की बात करें तो वो अनहेल्दी नहीं होगा क्योंकि वो कैल्शियम होता है ना, CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। तो वो तो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद ही है क्योंकि वो हमारे शरीर में कैल्शियम पहुंचाएगा। लेकिन उसको हम जैसे अभी खाते हैं, जब मान कर चलो तंबाकू के साथ खा रहे हैं तो वो तो हमारे लिए अनहेल्दी है क्योंकि तंबाकू में निकोटिन होते हैं और निकोटिन अनहेल्दी है। उसी तरह पान खा रहे हैं तो पान भी ठीक है, लेकिन पान के साथ जो हम उसके साथ अगर कोई नशे वाला चीज जैसे जर्दा या कुछ और खा रहे होते हैं तो हमारे लिए अनहेल्दी है, ठीक है। ऐसे अनहेल्दी, हाँ। लेकिन क्या है कि वो भी चीज अगर हम कोई भी चीज देखो एक लिमिटेशन होता है ना, अगर हम लिमिट में यूज करते हैं तो वो हमारे शरीर के लिए ज्यादा नुकसानदायक नहीं होता है या फिर नुकसानदायक नहीं होता है। लेकिन अगर हम उसी चीज को लिमिट से ज्यादा यूज कर लेते हैं, कोई भी चीज, जैसे मान के चलो कि मैंने सर पानी, क्या चीज? पानी पानी भी ज्यादा पीने से? पानी पियो, अभी तो 6 गिलास पानी पियो, देखो उल्टी हो जाएगा, पी के देख लो, ठीक है। अभी तुमको प्यास लगी है, तुम्हारी कैपेसिटी है 2 गिलास पानी पीने की, तुमने 2 गिलास तक पी लिया तो ठीक है। 3 गिलास पिएगी थोड़ा सा मन अकबक करेगा, 4 गिलास पिएगी, 5 गिलास पीते पीते उल्टी होने लग जाए, ठीक है, बाहर की तरफ पानी निकल जाएगा। तुम जैसे रोटी, तुमने अगर तो तुम रोज तो 3 रोटी खाती है, ठीक है, 4 रोटी खाएगी तो थोड़ा पेट टाइट टाइट सा नजर आएगा, 5 रोटी खाएगी तो सुबह पेट खराब हो जाएगा, ठीक है। कोई भी चीज क्या होता है ना कि जितना हमारे शरीर की क्षमता होती है या फिर जितनी जरूरत है शरीर को उतना तक अगर हम लेते हैं तो हमारे शरीर को फायदा पहुंचाता है, उससे ज्यादा लेते हैं तो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। आज का ही एक केस है, मेरे एक दोस्त हैं, ठीक है, उनके जीजा जी गुटखा खाया करते थे। गुटखा जानती है, वो एक तंबाकू जैसा कुछ पदार्थ होता है, हाँ पता यस नहीं। सर। हाँ, तो वो खाया करते थे अक्सर, जबकि वो भी टीचर हैं, पढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है ना कि आदत बुरी लग जाए तो टीचर हो या फिर का जनरल पर्सन, तो सबका आदत तो आदत ही होती है, बुरी आदत तो बुरी आदत होती है, ठीक है। वो खाया करते थे गुटखा। गुटखा खाते 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 उनके दांत में दर्द हुआ। आज से 10-15 दिन पहले की बात है, दांत में दर्द हुआ तो उनको लगा कि दांत में कीड़े उड़े हो गए होंगे, ठीक है। तो उन्होंने जा करके दांत वाले डॉक्टर को दिखाया, दांत वाले डॉक्टर ने उसको दांत उखाड़ दिया, उसको क्या, ठीक है, दांत वाले डॉक्टर को क्या पता। लेकिन जैसे दांत उखाड़ा गया ना तो अंदर पूरा मसूड़ा उनका सड़ रखा था, ठीक है। तो अब और दर्द बढ़ गया, ठीक, और उसमें घाव घाव सा हो गया, अब समझ में नहीं आया तो उनको जाकर के जो है अच्छे हॉस्पिटल में दिखाया गया। फिर वहां पे जांच लिखा उन्होंने, और डॉक्टरों ने जांच लिखा तो पता चला कि वो कैंसर हो गया उनको, माउथ कैंसर, ठीक है। और माउथ कैंसर वो भी एकाएक जब पता चला तो पता चला कि वो फर्स्ट स्टेज पे नहीं, सीधा फोर्थ स्टेज पे चले गए। मतलब कि अब उनके पास कोई उपाय नहीं है, उनका जबड़ा काट करके उतना सा निकालना पड़ेगा, ठीक है। या फिर अब पता नहीं उनके शरीर और या ज्यादा इन्फेक्शन हो गया तो पता नहीं और क्या नुकसान होगा, कहना मुश्किल बात है, ठीक है। तो देखो बुरी चीजें तो नुकसान पहुंचाती है, एक दिन में नहीं पहुंचाएगा, 10 दिन में नहीं पहुंचाएगा, लेकिन साल 2 साल 5 साल में तो नुकसान पहुंचाएगा ही। मान के चलो कि आज हमने कुछ गलत चीज यूज कर लिया, ठीक है, हमने गलत चीज खा ली, गलत चीज यूज कर लिया या फिर किसी भी तरह का गलती कर लिया, तो एक दिन में तो हमें पता ही नहीं चलेगा। फर्स्ट डे तो हमारा शरीर इस तरह से भगवान जी ने डिजाइन कर रखा है कि हम किसी भी चीज को मतलब क्या करते हैं ना, थोड़ी देर तक बर्दाश्त कर लेते हैं क्योंकि हमारे शरीर के अंदर क्या है, इम्यूनिटी पावर है जो कि बाहर से आने वाले किसी भी गलत चीज को क्या करता है, उसको रोकता है,
और उसके उसके अगेंस्ट फाइट करता है। तो जब तक वो पावरफुल है, अंदर का जो है इम्यूनिटी ज्यादा है, तो क्या करेगा वो, बाहर से आने वाले किसी भी चीज को रोकेगा। लेकिन जब क्या धीरे 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 हम उसको हैबिट डालते जाते हैं, आदत डालते जाते हैं शरीर को, तो शरीर को ज्यादा जाता है, तो फिर हमारा इम्यूनिटी सिस्टम फेल कर जाता है। वो उसको तो लगता है कि ये तो रोज डाल ही रहा है, अब इसको क्या लड़ना, ठीक है, इसके साथ क्या फाइट करना। उसको लगता है कि ये तो नेचुरल चीज है। फिर इम्यून सिस्टम जो हमारा वर्क करना बंद कर देता है। फिर क्या करता है, वो जो आ रहा है बाहर से चीज, वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर देता है। तो उसी तरह से, चाहे वो अभी हम तंबाकू के साथ चूना खाएं, या फिर पान के साथ चूना खाएं, ठीक है, या फिर ऐसे नेचुरली हम चूना खाएं, तो वो अगर हम एक लिमिट में थोड़ा सा लेते हैं तो वो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है। और बिना देखो ऐसे भी देखो, कैल्शियम अलग से हमें खाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हम जो भोजन कर रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, जैसे हमने दूध पिया तो दूध में कैल्शियम ऑलरेडी है, ठीक है, हमने हरी सब्जियां खाई तो उसके अंदर कैल्शियम ऑलरेडी है। तो हमें अलग से सिर्फ कैल्शियम केमिकल के रूप में लेने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। और अगर कभी कभी हमारे शरीर में इस तरह का हो जाता है, जैसे हड्डियां कमजोर हो जाती है, हड्डियों में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, ठीक है, पीठ में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, तो हम डॉक्टर को दिखाते हैं, तो डॉक्टर कैल्शियम की गोलियां देता है, ठीक है, जिसमें कि एक प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट में कैल्शियम होता है, ठीक है, जैसे 5 mg, 3 mg, 2.5 mg, 10 mg, मतलब जिसको जितनी जरूरत है उसे उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, उस एक टैबलेट में कैल्शियम रहता है, जिसको खाने से वो क्या करेगा, शरीर को फायदा पहुंचाएगा। लेकिन हम ऐसे ही नेचर से उठाएंगे, ठीक है, यहाँ पे चलो मान के चलो कि एक कटोरी में जो हमारे पास इतना सारा चूना रखा हुआ है, और हमने उसको ऐसे उठाया, ऐसे खा लिया, तो वो तो नुकसान पहुंचाएगा पहुंचाएगा। वो तो पूरे, सबसे पहले तो गला सला सारा फाड़ता हुआ चला जाएगा, वो तो काटता हुआ चला जाएगा। जैसे अगर तुमने ऐसे नेचुरल चूना ऐसे रखा हुआ है ना, उसमें तुमने अपने हाथ भी डाले ना, तो हाथ में छेद छेद हो जाते हैं, ठीक है, वो इतना पावरफुल होता है, वो हमारे स्किन को डैमेज पहुंचा देता है। तो अगर हमने ऐसे नेचुरली खा लिया तो वो तो डैमेज करेगा ही करेगा, ठीक है। लेकिन सर उसी, हमें हाँ, शराब वराब भी मतलब ऐसे वाइन वाइन भी नहीं पीना चाहिए ना? बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। वाइन भी तो उसी तरह से है। वाइन में क्या होता है, अल्कोहल होता है। अल्कोहल का मतलब क्या हुआ, एसिड, ठीक है। अगर हमने एसिड कंज्यूम कर लिया, मान के चलो तुम्हारे घर में फिनाइल है क्या, नहीं, फिनाइल यूज करती है, जैसे फ्लोर साफ करने के लिए या फिर टॉयलेट साफ करने के लिए हम लोग फिनाइल यूज करते हैं ना, या यस फिर सर। जैसे हार्पिक है, हम यूज करते हैं ना, तो हार्पिक के अंदर क्या चीज है, उसमें भी क्या क्या एसिड है। अगर हम अब उससे वो टॉयलेट क्लीन करने के लिए अगर हमने उसको ड्रिंक कर लिया, तो वो हमारे लिए फायदा करेगा या नुकसान करेगा। सर वो बेस नहीं होता, एसिड नहीं होता, वो बेस होता है। अच्छा, हार्पिक शायद। अच्छा, देखो उसके डब्बे पे क्या लिखा हुआ, एसिडिक इन नेचर होता है, ठीक है। कोई भी क्लीनिंग प्रोडक्ट है, जो भी क्लीनिंग प्रोडक्ट है, सब क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होते हैं, सारे एसिड होते हैं। उसके अंदर एसिड नहीं रहेगा तो वो साफ ही नहीं करेगा। सर फिर जो सोप होता है, सोप तो बेस होता है। हाँ, सोप बेस होता है, वो सोप अलग चीज है और वो अलग चीज है, ठीक है। जो भी फ्लोर क्लीनर्स आते हैं ना, तब मैं उस तरह का जैसे कि जनरली पहले तो टॉयलेट क्लीन करने के लिए लोग डायरेक्ट एसिड का ही यूज करते थे। एसिड जैसे डालते थे वैसे धुआं निकलने लग जाता था, नीचे से फैन निकलने लग जाता था, ठीक है, तो उससे हाथ भी जल जाते थे कई लोगों के, ठीक है, अगर डालने में दिक्कत का वो करते हैं तो। जो बैटरी वाटर होता है ना, बैटरी के अंदर जो वाटर होते हैं, लोग उसको भी यूज करते थे। लेकिन धीरे 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 अब क्या है कि इस तरह के केमिकल्स आ गए जो कि उतना अब हमारे स्किन को नहीं नुकसान पहुंचाता है। लेकिन फिर भी अगर वो हाथ होथ में लग जाते हैं, तो तुम देखना, तुम जैसे हार्पिक ही ले लो और उसको तुम अपने हाथ में थोड़ा सा लगाओ, तो तुम देखना उस जगह पे तुम्हारा जो है अजीब सर सा हो वो जाए। फटफट सी जाती है थोड़ी थोड़ी। हाँ, क्यों फटफट जाता है, साबुन लगाते तो क्यों नहीं फटता। सर वो कम मात्रा में होता है बेस। बेस बेस हमें लॉस नुकसान नहीं पहुंचाएगा ना, बेस कम मात्रा में रहे ज्यादा मात्रा में रहे कोई अंतर नहीं। नहीं सर, बेस पहुंचाता है, जब अगर वो ज्यादा मात्रा में हो तो वो फिर ब्लिस्टर्स कॉज करता है अपनी स्किन में। हम्म, हाई बेस causes blisters on the skin. बिल्कुल सही बात। तो वहां पे जब क्या किया ना, देखो, जब चूने में हमने चूने के पानी में हमने क्या किया, फूक मारा, तो फूक मारने के बाद जो चूने का कलर था ना, वो जो व्हाइट कलर था, वो व्हाइट कलर से वो मिल्की कलर में कन्वर्ट हो जाता है, दूध के जैसा हो जाता है। दूध का कलर कैसा होता है, ऑफ व्हाइट होता है, थोड़ा सा
क्रीमी क्रीमी सा कलर होता है उसका, दूध का कलर है ना, दूध का कलर बिल्कुल व्हाइट नहीं होता है, मतलब कि व्हाइट में भी तो कई शेड्स आते हैं ना, तो एक जो बिल्कुल जैसा कि CFL का लाइट है, ये है व्हाइट, ठीक है, और जो जनरल बल्ब जो पहले टंगस्टन वाले आते थे वो ऑफ व्हाइट होते हैं, येलो येलो, थोड़ा येलोइश होता है। उसी तरह दूध का जो कलर है, जो चूने का कलर है, वो क्या होगा, वो CFL मतलब कि LED बल्ब के जैसा होगा, ठीक है, और जो दूध का कलर होगा वो थोड़ा सा उससे डार्क होगा, तो वो दूध के जैसा बन जाता है, ठीक है। तो ये आखिर वो दूध के जैसा बना कैसे, जब हमने उसमें एयर हवा जैसे, ये जो टेस्ट ट्यूब था और इसमें लाइम वाटर था, इस लाइम वाटर में जैसे हमने फूंक मारा, तो हमारे फूंक में ऐसा क्या था, उसमें तो हमने एयर ही तो डाला, तो आखिर ये व्हाइट कलर क्यों हो गया, ये ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड CO2। जब हम क्या करते हैं, लाइम वाटर को कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कराते हैं, तो उसका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है, और वो उसका कलर जो है किसके जैसा हो जाता है, ठीक दूध के लगता जैसा है। है, हाँ। यू आर अवेयर दैट एयर वी इनहेल और एक्सेल इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। कहता है कि तुमको पता होना चाहिए, जो हम श्वास लेते हैं, ठीक है, या छोड़ते हैं, वो क्या होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है, उसमें कई तरह के गैसेस होते हैं, जो एक्चुअली जो हम हवा बाहर से ले रहे होते हैं, ठीक है, उसमें तो सारी चीज है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, नाइट्रोजन है, और भी जो भी गैसेस हैं वो सारे जिस हवा में मिला हुआ है सारे नाक से अंदर जाता है। नाक में जो यहाँ पे हेयर होते हैं, वो जो, नॉस्ट्रल्स, हाँ वो क्या होता है, मतलब जो जो, वो जितने धूल मिट्टी होते हैं ना उसको तो रोक लेता है, लेकिन बाकी चीजों को तो नहीं वो कर पाता है, तो वो जब अंदर जाता है ना, तो अंदर जाने के बाद ब्लड क्या करता है, सिर्फ उसमें से ऑक्सीजन को लेता है, बाकी को छोड़ देता है, ठीक है, लेकिन जब श्वास निकल रहा होता है तो वो फिर से बाहर की तरफ निकल के आ जाता है, लेकिन उसमें ज्यादा क्या होता है, जिस तरह जाते समय ऑक्सीजन ज्यादा जाता है, उसी तरह निकलते समय कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा निकलता है। What do we exhale? Do we exhale only carbon dioxide or a mixture of gases along with it? You must have also observed that if you exhale on a mirror, ठीक है, अब क्या कहता है कि अब देखो, जब इसी तरह से जैसे हमने इनहेल किया, तो हम क्या कर रहे होते हैं, हवा अंदर की तरफ जा रहा है, जब हम बाहर की तरफ हवा छोड़ रहे होते हैं, तो क्या उस समय सिर्फ उसमें गैस होते हैं या फिर गैस के अलावा कुछ और होता है, तो कहता है कि तुम ऐसा करो, तुम मिरर के पास जाओ और मिरर के ऊपर अपने श्वास को छोड़ो, ऐसे मिरर के ऊपर, शीशे के ऊपर जिसमें हम अपना मुंह देखते हैं, तो तुमको उसमें क्या दिखेगा, उसमें क्या हो जाएगा, जैसे तुम सांस छोड़ोगे तो उसके ऊपर जो है एक धुंध का लेयर बन जाएगा, मतलब उसमें एक फॉग सा बन यस जाएगा, सर, है ना, इसका मतलब फॉग बना, तो इसका मतलब क्या, उसमें मॉइस्चर भी है ना, यस सर, मॉइस्चर मतलब उसमें वाटर भी है, पानी भी है, कहने का मतलब यही होगा ना। ए फिल्म ऑफ मॉइस्चर अपीयर ऑन इट्स सरफेस फ्रॉम वेयर डू वी फ्रॉम वेयर डू दिस ड्रॉपलेट्स का, तो अब ये जो उसके ऊपर पानी आया, ये कहाँ से आया। अब देखो, बूझो के पास एक क्वेश्चन आ रहा है, बूझो ये जानना चाहता है, वांट टू नो हाउ मच एयर ए पर्सन कैन होल्ड इन द लंग्स। एक आदमी अपने लंग्स में कितना हवा होल्ड करके रख सकता है, ठीक है, मतलब सर कि इट डिपेंड्स। सर होल्ड करके रखने के लिए तो फिर मतलब प्रैक्टिस चाहिए जैसे, होती है हाँ ना। नहीं नहीं, जैसे हम जो भी जैसे अंदर गया, कितना हवा हम अंदर ले सकते हैं, एक लिमिट ही तो होगा ना, कि हम इतना हवा अंदर लिए, इससे ज्यादा नहीं ले पाएंगे, उससे ज्यादा स्पेस ही नहीं है, ठीक है, तो हवा अंदर कैसे जाएगी, तो जो अंदर गया वो कितना, वो एक मैक्सिमम होता होगा, ठीक है, चलो आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, ब्रीथ for better life, regular traditional breathing exercise pranayam can increase the capacity of lungs to take in more air। कहता है कि अगर हम प्राणायाम रोज करते हैं, मतलब प्राणायाम क्या होता है, प्राणायाम जैसे हमने ऐसे एक नोज को ऐसे बंद किया, अंदर की तरफ हवा लिया, फिर हमने नोज को होल्ड कर, दोनों नोज को बंद कर दिया, फिर इधर से किया, फिर इस वाले नाक से हवा हवा निकाला, इसको इस वाले प्राणायाम को अनुलोम विलोम प्राणायाम कहते हैं। तो जो हमने अंदर श्वास लेते हैं, ज्यादा अमाउंट में लेते हैं, होल्ड करते हैं, फिर हम उसको छोड़ते हैं, फिर लेते हैं, फिर छोड़ते हैं, तो इस प्रक्रिया को प्राणायाम कहा जाता है, ठीक है। इसको ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कह सकते हैं, और इससे क्या होता है, इससे हमारे लंग की कैपेसिटी बढ़ जाती है और वो ज्यादा हवा अंदर ले सकता है। Thus, more oxygen can be supplied to the body cells, resulting in increase of more energy। और जब हमारे शरीर के अंदर ज्यादा ऑक्सीजन जाएगा, ठीक है, तो हमारे शरीर को ज्यादा
हमारे सेल्स के पास ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचेंगे और वो सेल्स क्या करेगा, ज्यादा एनर्जी भी प्रोड्यूस करेगा, है ना। चलो अब आगे देखते हैं। द परसेंटेज ऑफ एयर, द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर। जब हम श्वास ले रहे होते हैं, जब जो श्वास छोड़ रहे होते हैं, तो उस समय जो उसमें होता है ऑक्सीजन का जो मात्रा होता है, इनहेल्ड एयर में 21% ऑक्सीजन होते हैं, जबकि जब हम एक्सहेल्ड करते हैं तो उसमें जो है 16% ऑक्सीजन होता है। ठीक है, जब हम इनहेल कर रहे होते हैं तो सिर्फ 0.04% कार्बन होता है, और जब हम एक्सहेल कर रहे होते हैं तो 4.4% जो है कार्बन डाइऑक्साइड होता है। मतलब कि निकलते समय भी ऑक्सीजन बाहर की तरफ निकल रहा है, ठीक है, जाते समय भी ऑक्सीजन जा रहा है, निकलते समय भी, जाते समय भी कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है। तो कार्बन जा कितना रहा है, सिर्फ 0.04%, और निकलते समय 4.4% कार्बन निकल रहा है। मतलब कि ज्यादा, बहुत ज्यादा कार्बन बाहर की तरफ निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो ये देखो, ये वाला चीज भी तुम्हें लर्न कर लेना चाहिए। सर, हाँ तो फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि जो प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है वो हम ह्यूमन बीइंग्स की वजह से मिलता है, बिल्कुल, बिल्कुल सही और जो बात। ह्यूमंस होते हैं वो ऑक्सीजन भी एक्सहेल करते हैं। हाँ, लेकिन उसका जो अमाउंट है वो बहुत मतलब कि कम है, सिर्फ 16.4% ऑक्सीजन वो कर रहा है बाहर, ठीक है, उस हवा में। बाकी और भी गैसेस हैं, ठीक है। लेकिन क्या है ना कि इसके यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, जरा समझना इस बात को, क्या हो रहा है कि ये जो देखो, ये सिर्फ 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड एटमोस्फेयर से हम अंदर की तरफ ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब एटमोस्फेयर में छोड़ रहा है तो वो क्या हो जा रहा है, बहुत ज्यादा 4.4% हो जा रहा है। मतलब इस वाले का देखें तो ये कितना टाइम्स हो जाएगा, ये लगभग हो जाएगा 100 से ज्यादा ही हो गया, 104 गुना, 100 गुना के आसपास जो है। ये हमने इसको मतलब 100 टाइम्स हम ज्यादा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स बाहर की तरफ छोड़ रहे हैं। 0.04 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और उसके ऊपर भी 4% है, ठीक है। तो ये तुम सोच के देखो। सर बहुत ज्यादा ही है, 100% से भी ज्यादा है। 100% से ज्यादा, ये 110% होगा, 110%। तो सोच के देखो, 110% जो है हम उसको मल्टीप्लाई करके बाहर निकाल रहे हैं, तो कितना ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया ना। यस सर। 110 टाइम्स ज्यादा हो गया जो हम एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं। तो एटमॉस्फेयर में हमने क्या किया कि 110 गुना ज्यादा कार्बन कर दिया, ठीक है। तो कुछ दिनों में क्या होगा, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा, अगर पेड़ पौधे ना लगे रहे तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, सिमिलरली वो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है, और ज्यादा ऑक्सीजन को बाहर रिलीज कर देते हैं। तो वो जो ऑक्सीजन ज्यादा बाहर निकलता है उससे एटमॉस्फेयर में ज्यादा ऑक्सीजन आता है, जब हम सांस इनहेल कर रहे होते हैं तो उस समय जो ये 21% है ये मेंटेन रहता है। मतलब इतना ऑक्सीजन हमारे, जब हम सांस ले रहे होते हैं तो इतना चाहिए ही चाहिए, इतना अंदर की तरफ जाता है। अगर मान के चलो एटमॉस्फेयर में जो है ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, ऑक्सीजन लेवल कम होता चला गया, तो हवा में तो ऑक्सीजन है ही नहीं, तो जो हम इनहेल करेंगे तो उसमें 21% ऑक्सीजन जाएगा ही नहीं। जब 21% ऑक्सीजन जाएगा नहीं तो उस समय क्या होगा, हमारे शरीर को नुकसान, लंग्स को नुकसान पहुंचेगा, हमारे शरीर लंग्स को नुकसान पहुंचेगा ही पहुंचेगा, साथ में हमारे पूरे शरीर में एनर्जी प्रोड्यूस होना कम हो जाएगा, क्योंकि कम ऑक्सीजन जाएगा तो कम एनर्जी प्रोड्यूस होगा, फिर हम वीकनेस फील करेंगे, फिर हम जो है कई तरह के और डिजीज से हमको सामना करना पड़ जाएगा, फिर कई तरह के डिजीज हो सकते हैं। तो ये सारा चीज, ये तो ह्यूमन की बात होगी। अब कह रहा है कि अदर एनिमल में देखो क्या होता है। एनिमल्स सच एज एलिफेंट्स, लायन, कॉज, गोट्स, फ्रॉग, लिजार्ड, स्नेक, बर्ड्स हैव लंग्स इन देयर चेस्ट कैविटी लाइक द ह्यूमन बीइंग। ठीक है, कुछ जानवर है, ठीक है, जो भी हम जानवर देखते हैं, बड़े बड़े जानवर है, तो उन सभी के पास लंग्स होते हैं, ठीक है। और मतलब उनके चेस्ट कैविटी में लंग्स होते हैं, और वो इसी तरह से जैसे हम लोग सांस लेते हैं वैसे ही लेता है, ठीक है। हाउ डू अदर ऑर्गेनिज्म ब्रीथ, लेकिन जिनके पास चेस्ट नहीं है, जिनके पास इस तरह का नहीं है, तो वो कैसे सांस लेते हैं। डू दे ऑल्सो हैव लंग्स लाइक दोज ऑफ ह्यूमन बींग्स, लेट अस फाइंड आउट। अब हम बात करते हैं कॉकरोच की। कॉकरोच कैसे सांस लेता है,
ए कॉकरोच हैज स्मॉल ओपनिंग ऑन द साइड ऑफ इट्स बॉडी। तो जो यहाँ पे देखो इसके पास टेचिया ऐसे होता है, इस तरह से छोटे छोटे ना इसके यहाँ पे पोर्स होते हैं और इसमें क्या होता है ना छोटे छोटे छेद होते हैं। अदर इंसेक्ट्स ऑल्सो हैव सिमिलर ओपनिंग्स, और इसी तरह से जैसे कॉकरोच में होते हैं इसी तरह से बाकी और भी जो इंसेक्ट्स होते हैं उनमें भी ऐसा ही होता है, ठीक है, और वो उसी से श्वास लेता है। दिस ओपनिंग्स आर कॉल्ड स्पेरिकल, ठीक है, स्पेरिक ये कहा जाता है। इंसेक्ट्स हैव अ नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब कॉल्ड टेचिया, और जो इंसेक्ट्स होते हैं ना इनके पास ये जो छोटे छोटे होल्स होते हैं इसको टेचिया कहा जाता है फॉर गैस एक्सचेंज, और इसी से ये गैस को एक्सचेंज करता है, मतलब कि इसके अंदर ऑक्सीजन जाता है और क्या हो जाता है इसी से फिर बाहर CO2 निकल के आता है। श्वास कोई भी लेगा तो ऑक्सीजन ही उसको चाहिए, मतलब कि शरीर को जिंदा रखने के लिए ऑक्सीजन ही चाहिए। कुछ दूसरे छोटे छोटे जीवों में कुछ होते भी होंगे दूसरे, लेकिन जनरली जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबको सरवाइव करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है। ऑक्सीजन रिच एयर रसेस थ्रू स्पेरिकल इनटू द ट्रेचिया ट्यूब्स, कह रहा है कि ऑक्सीजन से भरा हुआ जो एयर होता है, ठीक है, वो इसी वाले इसके थ्रू क्या होता है अंदर की तरफ जाता है, डिफ्यूज इनटू द बॉडी टिश्यूज, और वो पूरे शरीर के जो टिश्यूज है उसके अंदर वो फैल जाता है, एंड रिचेस एवरी सेल, और प्रत्येक सेल्स के पास वो पहुंचता है शरीर के। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स गोज इनटू द ट्रेचिया ट्यूब्स एंड मूव्स आउट थ्रू स्पेरिकल्स, और फिर उसी तरह से वो बाहर निकलते समय भी प्रत्येक सेल से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ट्रेचिया में पहुंचता है और फिर वहां से स्पेरिकल्स के द्वारा बाहर निकल जाता है। दिस एयर ट्यूब्स और ट्रेचियस आर फाउंड ओनली इन इंसेक्ट्स, ये जो चीज है ये सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट में पाया जाता है, मतलब कीड़े मकोड़े जितने भी हैं, कोई भी कीड़ा तुम जो देखती है उस कीड़े के अंदर ऐसा होता है, ठीक है। कीड़ा जैसे कि अभी अभी तुमने देखा होगा तुम्हारे घर बल्ब जल रहा होगा तो आसपास बहुत कीड़े आ जाते हैं, उस तरह के जो कीड़े हैं उसमें ऐसा दिखेगा, ठीक है। लेकिन अब कुछ और चीज जैसे अर्थवर्म है या इस तरह की चीजें उसमें इस तरह का फंक्शन नहीं होता, वो फिर दूसरे मेथड से लेता है स्वाद। चलो जरा देखते हैं अर्थवर्म कैसे लेता है। कह रहा है कि चैप्टर 6 क्लास 6 में अगर देखेंगे अर्थवर्म ब्रीथ थ्रू देयर स्किन, हमने वहां पे पढ़ रखा था कि जो अर्थवर्म है वो स्किन अपने स्किन से श्वास को लेता है, जो उसका स्किन है वही श्वास लेने के काम में आता है। द स्किन ऑफ एन अर्थवर्म फिल मोस्ट ऑफ क्या The skin of an earthworm feels moist and slimy on touching। कह रहा है कि जब तुम इस अर्थवर्म देख रखा है कैसा होता है, अर्थवर्म एक इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल लंबा सा पिंक कलर का, ठीक है, ऐसे करके ये मान के चलो ऐसा, ये एक तरफ ऐसे ले लेते हैं, इधर भी थोड़ा पतला कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह का एक लंबा सा इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा केचुआ कहते हैं हिंदी में, ठीक है, तो वो रहता है, और उसको अगर तुम टच करेगी ना तो उसका पूरा स्किन जो है ना थोड़ा गीला गीला सा नजर आएगा, स्लिपरी, उसको छुएगी तो वो स्लिप करेगा, ऐसा उसका पूरा शरीर रहता है। फिगर का इसमें देखो होगा कहीं अर्थवर्म, ये तो फिश आ गया, अर्थवर्म का यहाँ पे फिगर नहीं है, ऊपर देख लेते हैं, नहीं है। तुम अर्थवर्म सर्च करके तुम उसका फिगर देख सकती है। देखो ये है अर्थवर्म, दिख रहा है ये वाला, देखो ये दिखा, यस सर। ये अर्थवर्म है, ऐसे देखो इस तरह का है। तो ये क्या होता है ना, इसके अगर स्किन को हम टच करेंगे तो ये क्या होगा, बिल्कुल इस पे मतलब ये पानी पानी सा, मतलब कि लिक्विड सा इसके ऊपर फील होगा, ठीक है, और वो कैसा होगा, वो फिसलने वाला होगा, मतलब चिकना होगा, स्लिपरी। स्लिपरी होगा। तो वो अपने स्किन से ही क्या करता है, सांस लेता है। अब देखो बूझो को और क्या जानने की जरूरत हो गई, जरा देख लेते हैं। बूझो हैज सीन इन टेलीविजन प्रोग्राम दैट व्हेल्स एंड डॉल्फिन often come up to the water surface. They even release a fountain of water sometimes while moving upward. Why do they do so?
कह रहा है कि बूझो ने टेलीविजन पे देख रखा था कि व्हेल और डॉल्फिन जो है वो पानी के सतह पर आता है, ठीक है। तो और वो कभी कभी जो है वाटर फाउंटेन के जैसा जो फुवारा भी छोड़ता, आखिर वो ऐसा क्यों करता है, ठीक है, इसके पीछे क्या रीजन है, चलो तो जानते हैं क्या रीजन है। ब्रीदिंग अंडर वाटर। अब देखो पानी के अंदर वेल्स भी होते हैं, डॉल्फिन भी होते हैं और फिशेस भी होते हैं और भी बहुत सारे जानवर होते हैं, ऑक्टोपस पलना ढकना पता नहीं, स्नेल्स है, शंख, और भी बहुत सारा चीज, सबके नाम तो हमें पता ही नहीं होंगे, ठीक है। तो सारे ये सारे चीज कैसे सांस लेते हैं, जो हवा में है वो तो हवा से ऑक्सीजन ले रहा है, लेकिन जो पानी में ये सारे ये कैसे लेते हैं ऑक्सीजन, ये कैसे ब्रीथ करते हैं। कैन वी ब्रीथ एंड सर्वाइव इन वाटर, हम लोग अगर पानी के अंदर चले जाएंगे तो क्या हम लोग जिंदा रह पाएंगे। देयर आर मैनी ऑर्गेनिज्म विच लिव्स इन वाटर, हाउ डू दे ब्रीथ अंडर वाटर, वो कैसे पानी के अंदर सांस लेते हैं। You have studied in class 6 that gills in fish help them to use oxygen dissolved in water. कह रहा है कि तुमने पढ़ा 6th क्लास में कि भाई जो मछलियां होती हैं, मछलियों के पास गिल्स होते हैं, इसी जगह कान के पास गिल्स होते हैं, ठीक है। और वो गिल्स से क्या करता है, जो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन को वो क्या करता है उस गिल से फिल्टर करके अंदर ले लेता है, मतलब उसी से वो श्वास ले लेता है। गिल्स क्या होता है, गिल्स आर प्रोजेक्शंस ऑफ द स्किन, यू मे वंडर हाउ गिल्स हेल्प इन ब्रीदिंग, गिल्स आर वेल सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। गिल्स में क्या होता है ना, वो बिल्कुल तुम उसको अगर देखेगी तो मछली खाती है। सर नहीं खाती। नहीं खाती सच्ची। सर कभी कभार। अच्छा खाती, कभी कभार खाती है, ठीक है। तो मछली का जब नानी के हाँ घर मछली जाती हूँ मछली तब। का मुंडी खाया कभी। किसका? मछली का सर। मुंडी पता नहीं। कभी कभी खाती है तो मछली का सर नहीं खाया, अच्छा देखा तो होगा ही, ठीक है। मछली का सर तो देखा है। हाँ देखा ना, अब कभी अगर घर में आए मछली ना, उसका सर ऐसे उसका उसके कान के पास ऐसे उसको फाड़ करके देखना, तो उसमें तुमको ना इस तरह के स्ट्रक्चर दिखेंगे, इस तरह का, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन पर, इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा और ये बिल्कुल पिंक कलर का होगा, प्योर पिंक, ठीक है। पिंक क्यों होता है वो, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, बहुत ज्यादा ब्लड से वहां पे सर्कुलेट हो रहे होते हैं, हाँ। तो और वही जो ब्लड वहां पे ब्लड वेसल्स होते हैं ना, वो गैस को एक्सचेंज करता है, मतलब कि ब्लड के संपर्क में जो वाटर आता है तो वो क्या करता है, उस वाटर से वो मतलब गिल्स जो है क्या करता है ऑक्सीजन को अंदर की तरफ ले लेता है, और फिर जो उसमें मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जब बन जाता है तो फिर उसको बाहर की तरफ वहीं से छोड़ देता है। तो मतलब गिल्स क्या काम करता है, जो हमारा नाक काम करता है, नाक वही वाला काम जो है इसका गिल्स करता है, जो काम हमारा नाक करेगा वही काम इसका गिल्स करेगा, मतलब ऑक्सीजन को एक्सचेंज करने का, मतलब कि गैसेस को एक्सचेंज करने का। ऑक्सीजन इनहेल करेगा और क्या कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करेगा यहाँ से, ठीक है। बाकी इसके अंदर यहाँ पर इसके फेफड़ा मतलब कि लंग्स टाइप का होता है, जहाँ पर कि वो बाकी काम होते हैं, मतलब कि ब्लड के अंदर सारा चीज। अब देखो ये ब्रीदिंग ऑर्गन्स इन फिश हो गया। अब बात आती है क्या प्लांट्स भी रिस्पायर करते हैं, प्लांट्स के अंदर भी रिस्पिरेशन होता है क्या, पौधे भी सांस यस लेते हैं क्या, सर। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन, ये हम लोग शुरू से इसी बात पे अटके हुए हैं कि पौधे सांस लेते हैं या नहीं लेते हैं। Like other living organism, plants also respire for their survival, as you have learnt in class 6. तुमने क्लास 6 में ये पढ़ रखा है कि जैसे बाकी ऑर्गेनिज्म जिंदा रहने के लिए जो है रिस्पायर करता है, सांस लेता है, छोड़ता है, उसी तरह से क्या करते हैं पौधे भी श्वसन क्रिया करते हैं। दे ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी क्या करते हैं ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ निकालते हैं, छोड़ते हैं, ठीक है। इन द सेल in the cells, oxygen is used to break down glucose into carbon dioxide and water as in the other organism, जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर में क्या होता है ऑक्सीजन जो है यूज किस चीज के लिए यूज होता है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को अलग अलग करने के लिए, है ना। ये
काम किसका है? ऑक्सीजन का। ये ऑक्सीजन ही कर सकता है, जैसे बाकी ऑर्गेनिज्म में करते हैं वैसे प्लांट के अंदर भी होता है। इन प्लांट ईच पार्ट कैन इंडिपेंडेंटली टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो पौधे के पास ना कोई एक स्पेशल ऑर्गन्स नहीं है जहां से कि वो लेता है ऑक्सीजन को, लेता है और छोड़ता है। उसका जो प्रत्येक पार्ट, प्लांट के ईच पार्ट के लिए जो है वो इंडिविजुअल इस तरह से बने होते हैं, वो वहीं से लेता है। यू हैव already learnt in chapter 1 that the leaves of the plants have tiny pores called stomata for exchange of oxygen and carbon dioxide। तुमने पढ़ रखा है कि प्लांट में क्या होते हैं, जो लीफ होते हैं, इस लीफ के अंदर में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको कि हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। और वो स्टोमेटा का स्ट्रक्चर लगभग इस तरह का किडनी के जैसा होता है, इस तरह का, यहाँ पे बीच में ऐसे थोड़ा सा गैप रहता है, ठीक है। और ये क्या हो जाता है, ये ऐसे फैलता सिकुड़ता है, फैलता सिकुड़ता है, और इसके कारण से क्या हो जाता है, इसके अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता रहता है। अब देखो पहली को भी कुछ जानना है। पहली वांट टू नो वेदर रूट्स विच आर अंडरग्राउंड ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन, इफ सो हाउ। कहता है कि जो रूट्स जो जमीन के अंदर है, क्या वो उसको वो भी ऑक्सीजन लेता है, क्या उसको भी ऑक्सीजन की जरूरत है? बिल्कुल होगा, है ना, क्यों नहीं होगा। लाइक ऑल अदर लिविंग cells of the plants, the root cells also need oxygen। रूट सेल्स को भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ठीक है। The root cell also need oxygen to generate energy। Roots take up air from the air space present between the soil particles। जो मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं, सॉइल पार्टिकल्स, इसके बीच में जो गैप है, इस गैप से क्या करता है, वो ऑक्सीजन को ढूंढ करके ले लेता है। जैसे ये फिगर दिखा रहा है, देखो ये रूट हेयर्स हो गया ना, और ये देखो इसके सॉइल पार्टिकल के बीच में स्पेस हो गया, एयर स्पेस। इसी वाले एयर स्पेस से एयर को ये क्या करता है, रूट एब्जॉर्ब कर लेता है। कैन यू गेसेस व्हाट वुड हैपन इफ अ पॉटेड प्लांट इज ओवर वाटर्ड। क्या तुमने देखा कभी कि अगर जो पॉटेड प्लांट है, जो तुम गमले में पौधा लगा रखी है, उसमें अगर तुमने ज्यादा पानी डाल दिया, ठीक है, तो क्या होता है? ठीक है, वो देखो, तुम देखेगे धीरे धीरे वो पौधे मर जाते हैं, खराब हो जाते हैं ना, ठीक है। आखिर ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि ज्यादा पानी डालने के कारण से क्या होता है, जो सॉइल्स है, सॉइल्स के अंदर जो हवा के लिए जो जगह था, वो हवा के जगह खत्म हो जाता है। तो जब उसमें हवा का जगह खत्म हो गया, तो उसमें हवा नहीं मिल पाता है, और हवा नहीं मिलेगा तो रूट्स को हवा नहीं मिलेगा तो रूट्स सड़ जाते हैं, और वो मतलब वो ले नहीं पाते ना, वो सांस नहीं ले पाते, सांस नहीं ले पाते तो खराब हो जाते, सड़ जाता है, और इस तरह से पौधे मर जाते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा? इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट रिस्पिरेशन इन अ वाइटल बायोलॉजिकल प्रोसेस। हमने ये पढ़ा कि भाई जो है श्वास लेना, रिस्पिरेशन करना क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड टू रिस्पायर टू गेट द एनर्जी नीडेड फॉर देयर सर्वाइवल। प्रत्येक जीव, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सभी रिस्पायर करते हैं, सभी श्वसन क्रिया करते हैं, सभी श्वास लेते हैं एनर्जी प्राप्त करने के लिए, जो उनके जिंदा रहने के लिए जरूरी है। अगर वो सांस नहीं लेंगे तो उनके शरीर में एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगा और वो जिंदा नहीं रह पाएंगे। मतलब कि एयर क्या है, एसेंशियल है प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। और उस एयर में कौन सा है, कौन सा गैस? ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन के बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं, मतलब ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए जिंदा रहने के लिए। सर, हाँ, आप इस चैप्टर के नोट्स भेज सकते हो क्या? बनाऊंगा तो भेज दूंगा, ठीक। ठीक है सर। अगले अगले क्लास में ना हम लोग इसके एमसीक्यूज करेंगे, 50-60 एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर को थोड़ी बढ़िया से पढ़ लेना, जो कि सारे एमसीक्यूज तुम्हारे सही हो जाएं, ठीक है। ओके सर। चलो, अब यहाँ पे इसके नीचे तो यही अब रह गया, क्वेश्चन आंसर्स रह गए, ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर्स कर लेना, ऐसे स्कूल वाली मैडम तो लिखवाएगी एक एक क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो वो जो लिखवाएगी वही वाला लर्न कर लेना, क्योंकि मैं लिखवाऊंगा तो अलग हो जाएगा, वो लिखवाएंगे तो अलग हो जाएगा, फिर तुम कौन सा याद करेगी। तो उससे बेहतर है कि वो जो करवाए वो वाला कर लेना, है ना। हम लोग एमसीक्यूज कर लेंगे, जिससे क्या होगा, पूरा चैप्टर एक बार रिवाइज भी हो जाएगा और सारे टॉपिक उससे क्लियर भी हो जाएंगे।
ठीक है। सर, हाँ जो हमने पिछला वाला चैप्टर किया था इलेक्ट्रिक करंट, आप उसका भी नोट्स भेज सकते हो अगर हो पाए तो। ठीक है, भेज ओके सर। दो। ठीक है, बाय सर। बाय। तो उम्मीद है आज का क्लास आपके समझ में बिल्कुल तरीके से आ गया होगा। फिर भी किसी तरह का अगर डाउट्स रहता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जहाँ पर कि हम लोग करने वाले हैं इसी चैप्टर के एमसीक्यूज। तो नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिए और हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट, बाय।